My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग एक नए यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपका पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन अर्थात समसामयिक भारत में शिक्षा। इसके अंतर्गत एक आपका यूनिट है जिसके अंतर्गत हम सभी लोगों को पढ़ना है एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंस इरा अर्थात एजुकेशन इन ब्रिटिश पीरियड, जिसको हम कह सकते हैं अर्थात ब्रिटिश काल में शिक्षा या ब्रिटिश भारत में शिक्षा की प्रणाली कैसी थी, ब्रिटिश भारत में शिक्षा कैसा था, या हम कह सकते हैं कि एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट इरा और एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया अर्थात भारत के पूर्व स्वतंत्र काल में शिक्षा की प्रणाली कैसी थी, या फिर इसी को हम कह सकते हैं एजुकेशन इन अर्ली ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल अर्थात ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक वर्षों में भारत में शिक्षा की प्रणाली कैसी रही है। तो एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया ये जो आपका यूनिट है, इस यूनिट को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। जो आपका पेपर है कंटेम्प्रेरी एजुकेशन एंड इंडिया और कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इस पेपर के एक नए यूनिट को, इसमें हम सभी लोग चर्चा करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक शैक्षिक प्रयास क्या क्या रहे। इसके पूर्व में हम सभी लोगों ने अध्ययन किया है जिसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन प्री कॉलोनियल एरा। प्री कॉलोनियल एरा में आप सभी लोगों ने पढ़ा है वैदिक एरा में एजुकेशन सिस्टम क्या था, उसके उपरांत बुद्धिस्टिक एरा आती है या बौद्ध कालीन शिक्षा आती है। तो पहले वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, उसके उपरांत बौद्ध काल आता है, बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में अध्ययन किया। उसके उपरांत इस्लामिक एरा आता है या इस्लामिक शिक्षा प्रणाली आती है, और उसके उपरांत आता है एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया अर्थात ब्रिटिश काल में या ब्रिटिश भारत में शिक्षा प्रणाली या भारत के पूर्व स्वतंत्रता काल में शिक्षा। तो इसी यूनिट को हम सभी लोग आज की क्लास में इस वीडियो के द्वारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास को स्टार्ट किया जाए, आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम सभी लोग अध्ययन करेंगे एजुकेशन इन ब्रिटिश पीरियड अर्थात ब्रिटिश काल में शिक्षा और ब्रिटिश भारत में शिक्षा प्रणाली, दैट इज एजुकेशन सिस्टम इन ब्रिटिश इरा या ब्रिटिश काल में जो भारतीय शिक्षा पद्धति थी उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया अर्थात भारत के पूर्व स्वतंत्र काल में कैसी शिक्षा थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। एजुकेशन इन अर्ली ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल अर्थात ब्रिटिश शासन की प्रारंभिक वर्षों में कैसी शिक्षा प्रणाली थी इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के अंतर्गत एजुकेशन इन अर्ली ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश शासन प्रणाली जो थी, जो अंग्रेजी शासन प्रणाली थी, उसके प्रारंभिक वर्षों में भारत में शिक्षा प्रणाली कैसी थी इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक शिक्षा के प्रयासों के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने इसके पूर्व में वैदिक शिक्षा प्रणाली के बारे में अध्ययन किया होगा। उसके उपरांत हमारे देश में बौद्ध शिक्षा प्रणाली आती है, और उसके उपरांत मध्यकालीन जो युग होता है, जो मिडुअल पीरियड होता है, जिसमें बौद्ध काल के समय जब मुस्लिमों का आक्रमण होता है, तो उसके उपरांत भारत देश में मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली या इस्लामिक इरा आता है, इस्लामिक शिक्षा प्रणाली आती है। और उस इस्लामिक शिक्षा प्रणाली के उपरांत जब भारत में
कॉलोनियल एरा आता है, अर्थात जब औपनिवेशिक समय आता है, औपनिवेशिक युग आता है, जिसमें ढेर सारी विदेशी कंपनियां या विदेशी लोग हमारे देश में आए और उनका एक उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। पहला उद्देश्य था व्यापार करना। उस व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं, लेकिन उन सभी कंपनियों में से, उन सभी विदेशी व्यापारियों में से जो अंग्रेज होते हैं या ब्रिटिश व्यापारी होते हैं, उनका जो शासन हमारे यहाँ स्थापित हो जाता है और वे लंबे समय तक हमारे देश में शासन करते हैं। इससे आप सभी लोग परिचित हैं। हमारे देश की जो खोज की बात की जाती है, हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज वास्को डी गामा ने की है। इसके बारे में हम सभी लोग पढ़े हैं। तो वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर कालीकट नामक स्थान पर अपना डेरा। हम सभी लोग जब पढ़ते हैं कि भारत की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा ने की। तो वास्को डी गामा जो है वो 17 मई 1498 ईस्वी को भारत कि दक्षिणी पश्चिमी तट पर कालीकट नामक स्थान पर अपना डेरा डाला, अर्थात वो कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा। कालीकट कहाँ है? केरल राज्य में है। केरल राज्य के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। तो केरल राज्य में कालीकट एक जिला भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है। तो कालीकट नामक स्थान पर वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को आता है और तभी से हम कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। डियर स्टूडेंट्स, वास्को डी गामा द्वारा 1498 ईस्वी में आशा अंतरी दैट इज केप ऑफ गुड होप की ओर से भारत के जलमार्ग की खोज करने के फलस्वरूप 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने भारत से व्यापार करना प्रारंभ कर दिया तथा खूब लाभ अर्जित किया। जो वास्को डी गामा की यात्रा थी, जो वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज की गई थी, उसका उद्देश्य कहीं न कहीं व्यापार करना ही था। तो भारत के जलमार्ग की खोज वास्को डी गामा के द्वारा की जाती है और 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने भारत से व्यापार करना प्रारंभ कर दिया था इस वास्को डी गामा के भारत की खोज के कारण ही। तो वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था। पुर्तगालियों के द्वारा भारत के जलमार्ग की खोज की जाती है और उसके उपरांत पुर्तगालियों ने भारत में व्यापार करना प्रारंभ कर दिया और उस व्यापार के द्वारा पुर्तगालियों ने खूब लाभ अर्जित किया, खूब धन भारत से अर्जित किया। लगभग 100 वर्षों तक यह सिलसिला चलता रहा, अर्थात लगभग 100 ईयर्स या 100 वर्षों तक पुर्तगालियों का भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार रहा था। सबसे पहले कौन से विदेशी भारत आए? पुर्तगाली आए। पुर्तगाली जो है व्यापार के उद्देश्य से आए और लगभग 100 वर्षों तक वे हमारे देश में व्यापार करते रहे और व्यापार पर पुर्तगालियों का एकाधिकार रहा। लेकिन जब 17वीं शताब्दी का समय आता है, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में विभिन्न यूरोपीय देश जैसे हॉलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, नीदरलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, डेनमार्क हो गया या अन्य देशों के व्यापारी भी भारत पहुंचे। तो इस तरह से 16वीं शताब्दी में भारत की खोज के उपरांत लगभग 100 वर्षों तक जो है पुर्तगालियों ने भारत में खूब व्यापार किया। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने भारत में खूब लाभ अर्जित किए और 100 वर्षों तक वे लाभ अर्जित करते रहे। 100 वर्षों तक उनका व्यापार पर एक छत्र एकाधिकार रहा। लेकिन जब 17वीं शताब्दी का समय आता है तो 17वीं शताब्दी में भारत में अन्य यूरोपीय देश जैसे हॉलैंड के लोग या फ्रांसीसी या डच या अंग्रेज या डेनमार्क के डेन, ये लोग भी व्यापार करने हेतु भारत की तरफ आकर्षित होते हैं, भारत आते हैं। और उसके उपरांत क्या होता है? जब ढेर सारे यूरोपीय व्यापारी हमारे देश में व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं तो उन सभी में एक कंपटीशन होता है, एक व्यापारिक प्रतिद्वंदिता स्टार्ट होती है। तो जितने भी देश होते हैं, चाहे हॉलैंड हो, पुर्तगाली हो, फ्रांसीसी हो, नीदरलैंड वाले हों, अंग्रेज हो, डेनी हो, इन सभी के बीच में व्यापारिक प्रतिद्वंदिता स्टार्ट हो जाती है। और ये जो व्यापारिक प्रतिद्वंदिता प्रारंभ होती है, उस व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में जीत किसकी होती है? अंग्रेजों की जीत होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों, डचों, पुर्तगालियों आदि को परास्त कर दिया और कालांतर में भारत में अपना एक छत्र व्यापारिक और राजनैतिक साम्राज्य स्थापित किया। ध्यान दीजिए, अंग्रेजों की जीत होती है, जो व्यापारिक प्रतिद्वंदिता होती है, उसमें व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में अंग्रेजों ने अन्य यूरोपीय देशों के जो व्यापारी थे उनको परास्त कर देते हैं और भारत में उनका एक
छत्र व्यापारिक साम्राज्य स्थापित होता है और साथ ही साथ व्यापारिक साम्राज्य के साथ ही साथ वे राजनैतिक साम्राज्य भी भारत में अपना स्थापित करते हैं। तो इस तरह से जितने भी यूरोपीय व्यापारी आए थे देश में, उसमें सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत में खूब व्यापार किया और उन्होंने लाभ अर्जित किया और व्यापार के उद्देश्य से अन्य यूरोपीय देश आते हैं। लेकिन सभी यूरोपीय देशों में से जो व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता चलती है, उन यूरोपीय देशों में से अंग्रेजों ने अन्य यूरोपीय देशों को परास्त कर दिया और भारत में अपना एक छत्र व्यापारिक और राजनीतिक साम्राज्य अंग्रेजों ने स्थापित कर लिया। लंदन के कुछ व्यापारियों ने मिलकर के 1599 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी, जिसको हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण किया। जब भारत में एक छत्र राज्य जो है अंग्रेजों का स्थापित हो जाता है, तो कुछ व्यापारियों ने मिलकर के 1599 अर्थात 1599 ईस्वी में एक कंपनी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी होता है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी होता है, इसका निर्माण करते हैं। और इंग्लैंड की जो साम्राज्ञी होती हैं या इंग्लैंड की जो महारानी होती हैं, जिसको हम लोग जानते हैं जिनका नाम एलिजाबेथ, तो इंग्लैंड की साम्राज्ञी या महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर या 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की आज्ञा पत्र जारी कर देती हैं। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम हम सभी लोगों ने सुना है, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती, इसका जो निर्माण होता है, लंदन के व्यापारियों ने 1599 ईस्वी में किया और 31 दिसंबर या 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कंपनी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा एक आज्ञा पत्र जारी किया जाता है कि वे पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, जो अंग्रेज होते हैं, उनका जो परम उद्देश्य होता है भारत में आने का, वो होता है व्यापार करना। तो व्यापार करने के उद्देश्य से वे भारत में आए थे। ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा स्थापित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1601 में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई। जैसा कि हम लोगों ने अभी अध्ययन किया कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा आज्ञा पत्र के माध्यम से पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की मंजूरी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाती है। तो 1601 ईस्वी में व्यापार करने के उद्देश्य से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आती है, भारत आती है और लगभग 1.5 शताब्दी तक अर्थात लगभग 150 वर्षों तक कंपनी अपने अस्तित्व के लिए अन्य यूरोपीय व्यापारिक संस्थाओं तथा भारतीय राजाओं के साथ झगड़ों में उलझी एक विशुद्ध व्यापारिक संस्था थी। तो ध्यान दीजिए कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या थी, एक विशुद्ध व्यापारिक संस्था थी। उसका उद्देश्य व्यापार करना था और लगभग 1.5 शताब्दी तक कंपनी जो थी वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अस्तित्व के लिए जो अन्य यूरोपीय व्यापारिक संस्थाएं थी उसके साथ या भारतीय राजाओं के साथ उनका झगड़ा होता रहता था, उनका विवाद होता रहता था, जिससे और उस झगड़ों या विवादों का जो कारण होता था उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को मजबूत बनाना था भारत में व्यापार के उद्देश्य से। तो इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एक विशुद्ध व्यापारिक संस्था थी। डियर स्टूडेंट्स, ढेर सारे जो भारतीय राजा होते हैं उन राजाओं के साथ या अन्य यूरोपीय व्यापारिक संस्थाओं के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के झगड़े होते रहते थे। सन 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। क्लाइव के विजय से बंगाल का शासन अंग्रेजों के हाथ में आ गया। अब ध्यान दीजिए कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या था, वह विशुद्ध व्यापारिक संस्था थी, उसका उद्देश्य व्यापार करना था। लेकिन भारतीय राजाओं के साथ उसके विवाद होते गए, उसके झगड़े होते गए और हम सभी लोगों ने 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ा है कि 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। और जब नवाब सिराजुद्दौला को कंपनी ने हरा दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया, तो इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल के शासन पर नियंत्रण हो जाता है। तो प्लासी की
युद्ध के उपरांत क्लाइव की विजय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल के शासन पर नियंत्रण हो जाता है। बंगाल का शासन अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। तो इस तरह से प्लासी का युद्ध जो होता है वो भारत के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि प्लासी के युद्ध में भारत अर्थात जो नवाब सिराजुद्दौला की हार होती है, और नवाब सिराजुद्दौला की हार होने के उपरांत बंगाल का शासन जो है अंग्रेजों के नियंत्रण, अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। इसके उपरांत हम सभी लोगों ने बक्सर के युद्ध के बारे में सुना है। बक्सर का युद्ध जो 1763-1764 ईस्वी में होता है। 22-23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों में भारत की सर्वोच्च शक्ति उस समय के सम्राट शाह आलम, उसका नवाब वजीर और बंगाल के नवाब मीर कासिम संयुक्त रूप से युद्ध करते हैं। उनके बीच में युद्ध होता है, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और भारत के या नवाबों की सेनाओं के बीच में बक्सर का युद्ध होता है। और उसका परिणाम भी हम सभी लोग जानते हैं कि उसमें भी अंग्रेजों की जीत होती है। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और इसका जो रिजल्ट होता है वो भी बहुत बेहद खतरनाक होता है। इसका परिणाम क्या होता है कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश की दीवानी और राजस्व धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथ में आ जाते हैं। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और इसके परिणाम, इसका जो रिजल्ट हुआ वह यह हुआ कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व का अधिकार जो है वो अंग्रेजों के हाथ में, कंपनी के हाथ में चला जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वह कंपनी जो हमारे देश में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, धीरे धीरे वह प्रशासनिक रूप से या धीरे धीरे सत्ता या शासन अपने हाथ में लेने लगी, क्योंकि वह विभिन्न युद्धों में जो है, जो भारत के शासक थे, जो भारत के राजा थे या भारत की जो उस समय के जो राजा या नवाब थे, उनको उन्होंने युद्धों में हराया। और युद्ध में हराने के उपरांत धीरे धीरे वे भारत में क्या करने लगे, वे अपना वर्चस्व या अपना राजस्व जो है, अपना राजस्व उस पर कंपनी धीरे धीरे जो है भारत देश को अपने नियंत्रण में लेने लगी। जो विभिन्न राजा महाराजा थे, विभिन्न नवाब थे, उनको हरा करके उनके राजपाट को अपने नियंत्रण में लेना प्रारंभ कर दिया। तो अर्थात जो कंपनी जो है भारत देश में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, वो धीरे धीरे शासन में रुचि लेने लगी, धीरे धीरे शासन उसके हाथ में आने लगा। प्लासी के युद्ध तथा बक्सर के युद्ध में विजय के बाद धीरे धीरे संपूर्ण भारतवर्ष पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया तथा कंपनी के उद्देश्य व लक्ष्य अधिक विस्तृत और दीर्घकालिक हो गए थे। ध्यान दीजिए, जब प्लासी के युद्ध और बक्सर का युद्ध होता है और इन दोनों युद्धों में जब अंग्रेजों की जीत होती है, तो धीरे धीरे संपूर्ण भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार होता जाता है। और वह कंपनी, वह ईस्ट इंडिया कंपनी, वह ब्रिटिश कंपनी जिसका जब वह आई थी उसका एकमात्र लक्ष्य जो है वो व्यापार करना था, उसका जो उद्देश्य है, उसका जो लक्ष्य अब धीरे धीरे विस्तृत होने लगता है और वह अब भारत पर शासन करने या भारत पे नियंत्रण करने की मंशा से आगे बढ़ने लगती है। धीरे धीरे भारत में वो प्रशासन की तरफ आगे बढ़ने लगती है, धीरे धीरे शासन सत्ता को अपने नियंत्रण में लेना प्रारंभ कर देती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मूलतः एक व्यापारिक संस्था थी जो भारत में धन कमाने के उद्देश्य से आई थी, भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, न कि शासन करने के उद्देश्य से आई थी। लेकिन जो हमारे राजा थे, जो हमारे नवाब थे, उनकी कमियों की वजह से धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना शासन या अपना नियंत्रण स्थापित करने लगे। ऐसी परिस्थितियां उसमें बनी, ऐसी परिस्थितियां उसमें उत्पन्न हुई कि वह कंपनी जो यहाँ पे धन कमाने के उद्देश्य से आई थी, वह यहाँ की शासिका बन गई, वह यहाँ के शासन को अपने नियंत्रण में उसने ले लिया। तो परंतु परिस्थिति वशी भारत की
वह शासिका बन जाती है। अर्थात ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में एक शासक के रूप में भारत की शासिका बन जाती है। सन 1857 में ब्रिटिश शासन ने भारत का शासन प्रबंध अपने अधिकार में ले लिया और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब पूरा का पूरा शासन प्रबंध जो होता है हमारे देश भारत का, वह ब्रिटिशर्स के हाथ में, अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। तो सन 1857 में ब्रिटिश शासन ने भारत का शासन प्रबंध अपने हाथ में ले लिया और तब से लेकर के जो 1857 की हम लोग बात कर रहे हैं, 1857 से लेकर के हमारा देश जब तक आज़ाद नहीं होता, अर्थात 15 अगस्त 1947 तक अंग्रेजों के शासन में या ब्रिटिश शासन में रहता है। तो सन 1857 में ब्रिटिश शासन ने भारत का शासन प्रबंध अपने अधिकार में ले लिया और तब से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश संसद अपने प्रतिनिधि के माध्यम से भारत पर शासन करती रही। तो ध्यान दीजिए, 1947 15 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसद जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से भारत पर शासन करती रही और उसका जो मेन जो मीडियम था वो क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो इस तरह से एक कंपनी, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में हमारे देश में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, एक विशुद्ध व्यापारी कंपनी थी, हमारे देश की शासिका बन जाती है और 15 अगस्त सन 1947 तक जो है ब्रिटिश संसद अपने प्रतिनिधि के माध्यम से भारत पर शासन करती है। ब्रिटिश शासन के दौरान अनेक राजनैतिक तथा आर्थिक कारणों से जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, भारतीय शिक्षा थी, उस भारतीय शिक्षा में अनेक युगांतर परिवर्तन आए। चूंकि जो शासन था, पूरी की पूरी शासन व्यवस्था जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई थी। तो ब्रिटिश शासन के दौरान अनेक राजनैतिक तथा आर्थिक कारणों से, राजनीतिक कारण का अभिप्राय यह है कि राजनीतिक सत्ता को भी अस्थायी बनाना चाहते थे, तो उस उद्देश्य से साथ साथ आर्थिक कारण अर्थात अधिक से अधिक धन अर्जित करना चाहते थे। तो उस उद्देश्य से जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, भारतीय शिक्षा प्रणाली थी, उसमें अनेक युगांतर परिवर्तन आते हैं ब्रिटिश पीरियड में। अब हम लोग चर्चा कर लेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक शिक्षा के प्रयास के बारे में चर्चा करते हैं कि प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या प्रयास किए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य भारतीय समाज को शिक्षित करना ही नहीं था, वह तो भारतीय समाज का सर्वस्व हरण करने का उद्देश्य लेकर के भारत आई थी। तो ध्यान दीजिए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका कभी भी ऐसा उद्देश्य नहीं रहा कि वह भारत में क्या करे, भारतीय लोगों को शिक्षित करे। भारतीय लोगों को शिक्षित करने का उद्देश्य कभी भी ब्रिटिशर्स का नहीं रहा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंपनी नहीं रहा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य भारतीय समाज को शिक्षित करना था ही नहीं, भारतीय समाज को शिक्षित करना ही नहीं था। अर्थात भारतीय समाज को शिक्षित करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी, वह ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे देश में व्यापार करने, अर्थात वह भारतीय समाज का सर्वस्व हरण करने के उद्देश्य को लेकर के भारत में आई थी। तो इसलिए शिक्षा व्यवस्था पर उसका कोई भी विशेष ध्यान प्रारंभ में नहीं गया, शिक्षा प्रणाली पर नहीं गया, अर्थात भारतीयों को शिक्षित करने का रुझान या उद्देश्य उसका कभी प्रारंभ में नहीं रहा। परंतु भारतीय जनता अंग्रेजों की भाषा नहीं समझती थी तथा अंग्रेज भारतीयों की भाषा नहीं समझते थे, जिससे कंपनी को अपना कार्य चलाना अत्यंत कठिन प्रतीत होता था। ध्यान दीजिए कि कम्युनिकेशन, जो संप्रेषण है, जो अंग्रेज होते थे और जो भारतीय होते थे, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता था, संप्रेषण नहीं हो पाता था। अंग्रेजों की बात, अंग्रेजों की भाषा को भारतीय नहीं समझते थे और भारतीयों की भाषा को अंग्रेज नहीं समझते थे। तो यहाँ से एक समस्या कंपनी के समक्ष आती है, ब्रिटिशर्स के समक्ष आती है कि जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स हैं, जो कंपनी के लोग हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं, या अंग्रेजों की भाषा या लैंग्वेज को भारतीय नहीं समझ पा रहे हैं और जो भारतीयों की भाषा है उसको अंग्रेज नहीं समझ पा रहे हैं। इसकी वजह से जो कंपनी का कामकाज था, कंपनी का कार्य था, वह चलाना कठिन प्रतीत हो रहा था, क्योंकि जो कर्मचारी उनको रखने थे, कर्मचारी जो है वे
ब्रिटेन से या फिर इंग्लैंड से उतने नहीं आ सकते थे, तो उनको कर्मचारी जो है भारत से ही रखना था, और जो भारतीय होते थे वे उनकी भाषा को या लैंग्वेज को नहीं समझ पाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी यह महसूस करते थे कि स्थानीय निवासियों के साथ मुक्त व प्रत्यक्ष संपर्क तथा बातचीत करना अत्यंत उपयोगी तथा आवश्यक है। अर्थात कंपनी को कार्य करने के लिए, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए जो कंपनी के कर्मचारी हुआ करते थे, उनको यह महसूस होता था कि जो स्थानीय निवासी हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो भारतीय हैं, उनके साथ उनका कम्युनिकेशन होना चाहिए, उनकी बातचीत होनी चाहिए, उनके साथ मुक्त व प्रत्यक्ष संपर्क होना चाहिए। यह बहुत ही अनिवार्य है कंपनी के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो मुक्त व प्रत्यक्ष संपर्क तथा बातचीत करना अत्यंत उपयोगी एवं आवश्यक था। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, उनकी और जो भारतीय थे, उनकी जो लैंग्वेज थी, उनकी जो भाषा थी, वह डिफरेंट थी। दोनों एक दूसरे के विचारों को, बातों को नहीं समझ पाते थे। तो अंग्रेज अपनी भाषा को श्रेष्ठ समझते थे, भारतीय भी अपनी भाषाओं को श्रेष्ठ समझते थे। तो समस्या ये है कि जो अंग्रेज है वे अपनी भाषा को श्रेष्ठ तथा भारतीय भाषाओं को निकृष्ट समझते थे, इसलिए वे भारतीय भाषा सीखना नहीं चाहते थे। अंग्रेज जो होते थे, जो इंग्लैंड के लोग या जो कंपनी के कर्मचारी होते थे, वे जो है अपनी भाषा को श्रेष्ठ समझते थे। अंग्रेज अपनी भाषा को या अंग्रेजी भाषा को श्रेष्ठ समझते थे, और वे जो इंडियन लैंग्वेज थे, जो भारतीय भाषा या भारत की जो हिंदी भाषा थी या अन्य भाषाएं जो होती थी, जो क्षेत्रीय भाषा होती थी, वे उसको निकृष्ट समझते थे अंग्रेज। इसलिए वे भारतीय भाषा को नहीं सीखना चाहते थे, और जब वे भारतीय भाषा नहीं सीखना चाहते थे तो उनके पास एक दूसरा उपाय यही था कि उनकी भाषा को भारतीय सीखें। तो ऐसी स्थिति में भारतीयों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्रदान करना है उन्हें सबसे सरल व प्रभावशाली उपाय सूझा। तो सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय जो अंग्रेजों को, जो कंपनी के कर्मचारियों को मिला, वह क्या था कि वे अंग्रेजों की भाषा या अंग्रेजी को भारतीयों को सिखाएं। तो भारतीयों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्रदान करना ही उन्हें सबसे सरल व प्रभावशाली उपाय प्रतीत होता है। और जो उनका निहित स्वार्थ था, स्वार्थ क्या था कि उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा को भारतीय समझ पाएं और भारतीयों की भाषा को ब्रिटिशर्स समझ पाएं, कंपनी के कर्मचारी समझ पाएं, जिससे कि कंपनी का कार्य आगे बढ़ सके, कंपनी का कार्य चल सके। तो इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा का प्रसार करने पर बल दिया, और शिक्षा के प्रसार करने के लिए उसने जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, जो ईसाई मिशनरी थी, उनकी सहायता ली। तो ईसाई मिशनरियों की सहायता ईस्ट इंडिया कंपनी ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी ईसाई मिशनरियों की सहायता से भारतीयों को अंग्रेजी भाषा सिखाना चाहती थी, जिससे कि कंपनी का काज आसानी से चल सके। अब ईसाई मिशनरी जो थे, वे सिर्फ अंग्रेजी भाषा की शिक्षा नहीं देना चाहते थे, बल्कि वे ईसाई या क्रिश्चियन जो रिलीजन है, जो ईसाई धर्म है, उसका भी प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार करने के लिए भी शिक्षा का सहारा लिया। जब कंपनी ने ईसाई मिशनरियों का जो सहयोग लिया, सहायता लिया भारतीयों को शिक्षित करने में, तो ईसाई मिशनरीज जो थे, क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे, वे शिक्षा के साथ साथ धर्म का प्रचार प्रसार भी करने पर बल देते थे। तो इसलिए उसके लिए उन्होंने अनेक स्कूलों की स्थापना की। किसने की? क्रिश्चियन मिशनरी जो थे, ईसाई मिशनरी जो थे, उन्होंने अनेक विद्यालयों की स्थापना की भारत में, जिसमें वे अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के साथ साथ ईसाई धर्म या क्रिश्चियन जो रिलीजन होता है, उस धर्म का प्रचार प्रसार या उस धर्म की शिक्षा भी उन्होंने दिया, और उस धर्म का प्रचार प्रसार करने का एक रास्ता उनको स्कूलों से दिखाई दिया। इसलिए अनेक स्कूलों की स्थापना ईसाई मिशनरियों ने की। और जो अनेक स्कूलों की स्थापना की जाती है, इन्हीं स्कूलों की स्थापना को भारत में शिक्षा के आधुनिकीकरण के श्री गणेश के रूप में देखा जाता है। अर्थात कह सकते हैं हम कि भारत में शिक्षा के आधुनिक रूप का जो श्री गणेश था, वह किसने किया? वह ईसाई मिशनरियों ने किया। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, इन क्रिश्चियन मिशनरीज ने भारत में जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली का श्री गणेश किया। अर्थात सबसे पहले ईसाई मिशनरियों ने ही भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की, और उनकी शिक्षा देने का जो उद्देश्य था, वो एक उद्देश्य था
भारतीयों को अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देना और दूसरा था ईसाई धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कंपनी की प्रारंभिक शिक्षा नीति, जो कि 1600 से लेकर के 1765 ईस्वी तक। आप सभी लोग जानते हैं कि 1601 में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और उसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, व्यापार करना। लेकिन चूंकि ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कर्मचारियों और भारतीयों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था और उस कम्युनिकेशन के लिए जो है भारतीयों को अंग्रेज या ईस्ट कंपनी के लोग जो है अंग्रेजी भाषा सिखाना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो अंग्रेजी भाषा है वह सुपीरियर है, वो श्रेष्ठ है, भारतीय भाषा निकृष्ट है। इसलिए उन्होंने ईसाई मिशनरियों या क्रिश्चियन मिशनरीज का सहायता लिया और उनकी सहायता से भारतीयों को शिक्षित करने के बारे में ईसाई मिशनरियों को कहा। और ईसाई मिशनरी जो थी, क्रिश्चियन मिशनरी जो थी, वे शिक्षा के साथ साथ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी करना चाहती थी। तो उन दिनों ब्रिटिश कंपनी के प्रतिद्वंदी रोमन कैथोलिक धर्म का प्रचार कर रहे थे। अतः इंग्लैंड से प्रोटेस्टेंट मिशनरी को भारत बुलाया गया ताकि पुर्तगालियों के प्रभाव को कम किया जा सके। जैसे कि हम लोगों ने प्रारंभ में भी पढ़ा था कि सबसे पहले पुर्तगाली हमारे देश में आए तो पुर्तगाली भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो उन दिनों ब्रिटिश कंपनी के प्रतिद्वंदी रोमन कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, जबकि जो अंग्रेज थे वे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। इसलिए इंग्लैंड से प्रोटेस्टेंट मिशनरियों को भारत बुलाया गया ताकि पुर्तगालियों के प्रभाव को कम किया जा सके भारत देश में। तो कंपनी के कर्मचारियों में धर्मानुराग बना रहे और भारतीयों में प्रोटेस्टेंट का प्रचार किया जा सके। इस उद्देश्य से प्रोटेस्टेंट मिशनरियों को भारत बुलाया जाता है। क्या उद्देश्य होता है कि जो कंपनी के कर्मचारी उसमें धर्म के प्रति प्रेम, ईसाई धर्म के प्रति अनुराग बना रहे और साथ साथ जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, उसमें भी जो क्रिश्चियन रिलीजन है या ईसाई धर्म है उसका प्रचार प्रसार होता रहे, प्रोटेस्टेंट्स का प्रचार प्रसार किया जा सके। इस उद्देश्य से क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत बुलाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कंपनी ने मिशनरियों को शिक्षा संस्थाएं आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो जो उनका उद्देश्य था कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी जा सके और साथ साथ जो ईसाई धर्म है उस धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके, इस उद्देश्य के लिए कंपनी ने मिशनरियों को शिक्षा संस्थाएं आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया। अर्थात कंपनी ने मिशनरियों को यह अनुमति दी कि वह भारत में शिक्षा संस्थान खोले और तभी से माना जाता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का श्री गणेश जो है ईसाई मिशनरियों के द्वारा किया गया, क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा किया गया। सन 1636 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अरबी शिक्षा का विभाग खोला गया, जिसमें भारत आने वाले पादरियों को अरबी भाषा की शिक्षा दी जाती है। ध्यान दीजिए कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो 1636 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अरबी शिक्षा का विभाग खोला जाता है। क्यों खोला जाता है? जिससे कि भारत जो पादरी आए वे पादरी जो है अरबी भाषा की शिक्षा या अरबी शिक्षा जो है लेकर के आए। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 1636 में अरबी शिक्षा विभाग खोला जाता है और अरबी शिक्षा का जो विभाग होता है उसमें उन पादरियों को शिक्षा दिया जाता था जो अरबी भाषा सीख करके भारत आते थे। सन 1673 ईस्वी में प्रिंगल महोदय की देखरेख में चेन्नई में प्रथम माध्यमिक स्कूल खोला गया। ध्यान दीजिए 1673 ईस्वी में प्रिंगल महोदय की देखरेख में चेन्नई में प्रथम माध्यमिक स्कूल खोला जाता है और इस माध्यमिक स्कूल में पुर्तगाली, अंग्रेजी तथा यूरोपियन बच्चे जो है शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो पुर्तगाली, अंग्रेजी तथा यूरोपियन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रिंगल महोदय जी के द्वारा 1673 ईस्वी में प्रथम माध्यमिक स्कूल खोला जाता है चेन्नई में। 1698 ईस्वी में इंग्लैंड की संसद ने एक आज्ञा पत्र द्वारा कंपनी को अपने कारखानों में एक धर्मगुरु रखने का आदेश दिया। ध्यान दीजिए कि इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी, इंग्लैंड की जो संसद थी 1698 ईस्वी में, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कारखाने होते थे उन कारखानों में एक धर्मगुरु रखने का आदेश दिया। तो यहाँ से फिर से जो धर्म पर अधिक बल दिया जाने लगा, अर्थात धर्म का महत्व बढ़ गया।
धर्मगुरु रखने का आदेश दे दिया गया प्रत्येक कारखानों में। तो इस आज्ञा पत्र में यह भी कहा गया कि प्रत्येक किले, छावनी और कारखानों में विद्यालय खोले जाएं। इन विद्यालयों को खोलने से एक तो भारतीयों को हम शिक्षा दे पाएंगे, दूसरा जो है ईसाई धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जा सकता है। इस उद्देश्य से इंग्लैंड की संसद ने 1698 ईस्वी में प्रत्येक किले, छावनी और कारखानों में विद्यालय खोले जाने के निर्देश दिए और यही से माना जाता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत होती है 1698 के आज्ञा पत्र के द्वारा। जब 1698 में यह कहा गया कि भारत में चाहे विद्यालय खोले जाएं, कंपनी को अपने कारखानों में धर्मगुरु रखा जाए, तो भारत में अनेक विद्यालय खुलने लगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे उन विद्यालयों की जो भारत में उस समय खुले। तो उन विद्यालयों में दान आश्रित विद्यालय हुआ करते थे। दान आश्रित विद्यालय अर्थात ऐसे विद्यालय जो कि दान के आधार पर चलते थे। 1698 के आज्ञा पत्र के परिणाम स्वरूप 1715 से लेकर के 1731 ईस्वी की अवधि में चेन्नई, मुंबई और कलकत्ता में दान आश्रित विद्यालय खोले गए। तो ध्यान दीजिए, जो 1698 का हमारा आज्ञा पत्र था, उस आज्ञा पत्र का यह परिणाम रहा, यह रिजल्ट रहा कि 1715 से लेकर के 1731 की अवधि में चेन्नई, मुंबई, कोलकाता में दान आश्रित विद्यालय खोले जाते हैं और बाद में तंजौर तथा कानपुर में भी चैरिटी स्कूल खोले गए। अब जो दान आश्रित विद्यालय, उनका नाम ही है दान आश्रित, अर्थात ऐसे विद्यालयों का जो खर्च होता था वह दान के द्वारा या अनुदान के द्वारा चलता था। तो दान आश्रित विद्यालय का व्यय चंदे, दान तथा कंपनी के अनुदान से चलता था। ध्यान दीजिए कैसे चलता था। दान आश्रित विद्यालय का व्यय चंदे से चलता था, दान से चलता था, कंपनी के द्वारा कुछ अनुदान दिया जाता था उससे चलता था, इसलिए इसको दान आश्रित विद्यालय कहे जाते थे। इन विद्यालयों का उद्देश्य अंग्रेजों, एंग्लो इंडियनों, भारतीय ईसाइयों, कंपनियों के कर्मचारियों के बच्चों तथा निर्धन छात्रों को शिक्षा देना हुआ करता था। तो इस तरह से जो दान आश्रित विद्यालय थे, उन विद्यालयों में अंग्रेजों, एंग्लो इंडियनों, भारतीय ईसाइयों, कंपनी के कर्मचारियों के जो बच्चे थे या जो निर्धन छात्र थे, उन छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। हम लोगों ने पूर्व में अध्ययन किया कि 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध जब होता है और उसमें जो है अंग्रेजों की जीत होती है। तो 1757 में प्लासी की युद्ध और 1764 में बक्सर की युद्ध की विजय से कंपनी को बंगाल, बिहार तथा अवध प्रांत प्राप्त हो जाते हैं और कंपनी की नीति में परिवर्तन आता है। पहले भी हम लोगों ने अध्ययन किया कि जो उसके उद्देश्य होते हैं वो बहुत ही व्यापक हो जाते हैं। वह कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, वो धीरे धीरे भारत में शासन करना अपना उद्देश्य बना लेती है। तो अब कंपनी भारत के लोगों को संतुष्ट रखकर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चाहती थी, अर्थात जो भारतीय थे उन भारतीयों को संतुष्ट रखना चाहती थी और संतुष्ट रख करके वह शासन पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहती थी। और इसी उद्देश्य से उसने अपनी शिक्षा नीति में परिवर्तन किया। और क्या परिवर्तन किया? उसने धार्मिक तटस्थता की नीति को अपनाया। शुरू में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ईसाई मिशनरियाँ थी, उनका उद्देश्य रहा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, लेकिन बाद में जो है जो कंपनी थी वो अपनी शिक्षा की नीति में परिवर्तन करती है और धार्मिक तटस्थता की नीति को अपनाती है। और इसलिए अपनाती है जिससे भारतीय लोग संतुष्ट रहें, भारतीय लोग जो है उनका विरोध ना करें और उनका जो शासन है, कंपनी का जो शासन है वो सुदृढ़ रहे, कंपनी का शासन चलता रहे। तो इसका जो रिजल्ट होता है, इसका जो परिणाम होता है भारतीयों को संतुष्ट रखने का और धार्मिक तटस्थता का, उसका यह परिणाम होता है कि जो दान आश्रित विद्यालय होते हैं उन दान आश्रित विद्यालयों की उपयोगिता घट जाती है। तो परिणाम स्वरूप दान आश्रित विद्यालयों की उपयोगिता घट जाती है और कंपनी जो है, अब कंपनी ने मिशनरियों को सहायता देने के साथ ही स्वयं भी अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। ध्यान दीजिए, कंपनी जो है चूंकि धार्मिक तटस्थता की नीति पर चली, इसलिए मिशनरियों को सहायता देने के साथ साथ स्वयं भी अनेक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना किया। ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो धार्मिक रूप से तटस्थ हों या फिर ऐसे संस्थान जिससे कि भारतीय खुश हों, भारतीयों को संतुष्ट किया जा सके। इसी से संबंधित एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, श्री राम
त्रिमूर्त का या श्रीरामपुर ट्रायो का। डियर स्टूडेंट्स, ब्रिटिश मिशनरियों ने बंगाल को ईसाई धर्म प्रचार का प्रमुख केंद्र बनाया था। जो ब्रिटिश मिशनरीज थे, जिनको जो है भारत में शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी प्रारंभ में दी गई थी, उनका उद्देश्य शिक्षा के साथ साथ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना भी था। तो जो ब्रिटिश मिशनरीज थे, ब्रिटिश मिशनरियों ने बंगाल को ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का प्रमुख केंद्र बनाया। और बंगाल के श्रीरामपुर नामक स्थान के 3 मिशनरी, वे कौन कौन से थे? बंगाल के श्रीरामपुर नामक स्थान के 3 मिशनरी, जिसमें नाम आता है विलियम कैरी का, विलियम वार्ड का और जोशुआ मार्शमैन का। इन्हीं तीनों को श्रीरामपुर त्रिमूर्त या श्रीरामपुर ट्रायो के नाम से पुकारा जाता है। इनका जो उद्देश्य होता है वो होता है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो ईसाई धर्म के प्रचार में अत्यधिक प्रयास जो है इन तीनों का रहता है, विलियम कैरी, विलियम वार्ड और जोशुआ मार्शमैन का। इन्हीं को श्रीरामपुर त्रिमूर्त या श्रीरामपुर ट्रियो के नाम से बुलाया जाता है। तो श्रीरामपुर त्रिमूर्त या श्रीरामपुर त्रिमूर्त या श्रीरामपुर ट्रियो। द फर्स्ट वन इज विलियम कैरी, इनकी जो पिक्चर आपकी स्क्रीन पर है, विलियम कैरी। सेकेंड वन इज जोशुआ मार्शमैन, इनकी भी पिक्चर आपकी स्क्रीन पर है। एंड द थर्ड वन इज विलियम वार्ड, इनकी भी पिक्चर आपकी स्क्रीन पर है। इन्हीं तीनों को जो है श्रीरामपुर त्रिमूर्त या श्रीरामपुर ट्रायो के नाम से जाना जाता है। और इनका उद्देश्य क्या था? बंगाल में ईसाई धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना। तो श्रीरामपुर ट्रियो ने 1808 में एक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसका नाम था हिंदू और मुसलमानों के नाम निवेदन, या उसी को हम कह सकते हैं हिंदू और मुसलमानों के नाम संदेश। एक्चुअल में इसका नाम था एड्रेसेस टू हिंदू एंड मुस्लिम्स। तो एड्रेसेस टू हिंदू एंड मुस्लिम्स नामक एक पुस्तिका का प्रकाशन और वितरण जो है श्रीरामपुर त्रिमूर्त के द्वारा किया जाता था। विलियम कैरी, जोशुआ मार्शमैन और विलियम वार्ड के द्वारा एड्रेसेस टू हिंदूज एंड मुस्लिम्स नामक एक पुस्तिका का वितरण किया जाता है। प्रकाशन और वितरण जो है इन श्रीरामपुर त्रिमूर्त के द्वारा किया जाता है। और ये जो पुस्तिका होती है, जिसको हम कह रहे हैं हिंदू और मुसलमानों के नाम संदेश या हिंदू और मुसलमानों के नाम निवेदन या एड्रेसेस टू हिंदू एंड मुस्लिम्स, इस पुस्तिका में, इस बुक में हिंदू धर्म को अज्ञानता का धर्म, हिंदू धर्म को अज्ञान, आडंबर और अंधविश्वासपूर्ण तथा मिथ्या से परिपूर्ण बताया जाता है। और इस प्रकार से मुस्लिम धर्म के, मुस्लिमों के जो धर्म गुरु हैं मोहम्मद साहब, उनको झूठा पैगंबर कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, जो एड्रेसेस टू हिंदू एंड मुस्लिम्स जो पुस्तिका होती है, इस पुस्तिका में हिंदू धर्म को अज्ञान, आडंबर, अंधविश्वास और मिथ्या से परिपूर्ण बताया जाता है। और इसी पुस्तक में मुस्लिमों के धर्मगुरु मोहम्मद साहब को झूठा पैगंबर कहा जाता है। तो इसका जो परिणाम होता है, इसका जो रिजल्ट होता है, वह यह होता है कि श्रीरामपुर त्रिमूर्त का जो है कठोर विरोध हिंदुओं और मुस्लिमों के द्वारा किया जाता है। तो श्रीरामपुर त्रिमूर्त के इन कार्यों का हिंदुओं और मुसलमानों ने कस करके विरोध किया। जो भारत में कंपनी के द्वारा अपनी शासन को सुदृढ़ करने का और भारतीयों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जा रहा था, उसमें श्रीरामपुर त्रिमूर्त के द्वारा जो कृत्य किया जाता है, जो उन्होंने पुस्तक लिख करके पुस्तकों का वितरण किया और हिंदू धर्म और मुस्लिमों के धर्मगुरु का अपमान किया, इससे हिंदुओं और मुसलमानों में गुस्सा उत्पन्न होता है और वे जो है इनका विरोध करते हैं। तो हिंदुओं और मुसलमानों ने श्रीरामपुर त्रिमूर्त का कस करके विरोध किया। हिंदुओं और मुसलमानों की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए उस समय के जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम था जनरल लॉर्ड मिंटो, इनकी पिक्चर भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जनरल लॉर्ड मिंटो। जनरल लॉर्ड मिंटो ने इन तीनों मिशनरियों को, अर्थात इन तीनों पादरियों को बंदी बना लिया और साथ ही साथ जो इनका प्रिंटिंग प्रेस था, जो मुद्रण प्रेस था, उसको भी इन्होंने जब्त कर लिया और मिशनरियों के द्वारा धर्म के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी गई। ध्यान दीजिए, श्रीरामपुर ट्रियो के द्वारा जो कृत्य किया जाता है, जो पुस्तक लिखा जाता है, पुस्तक का वितरण किया जाता है, जो पुस्तक छापा जाता है उसका वितरण किया जाता है, उसके द्वारा हिंदू और मुसलमानों
का जो विरोध होता है उसकी क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के द्वारा तीनों पादरियों को बंदी बना लिया जाता है, उनके प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाता है और भारत में मिशनरियों के द्वारा धर्म के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी जाती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मिशनरियों के धर्म प्रचार पर लगाई रोक को मिशनरियों ने धर्म विरोधी नीति की संज्ञा दी। ध्यान दीजिए, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने जो कंपनी का कार्य था, जो कंपनी ने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दिया, लॉर्ड मिंटो ने रोक लगा दिया, उसका मिशनरीज ने या क्रिश्चियन मिशनरीज ने घोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह धर्म विरोधी कृत्य है। तो मिशनरियों ने धर्म विरोधी नीति की संज्ञा दी इसको। इस तथाकथित धर्म विरोधी नीति के कारण उनमें असंतोष की भावना व्याप्त हो गई। किसमें? ईसाई मिशनरीज या क्रिश्चियन मिशनरीज में असंतोष की भावना व्याप्त हो जाती है, क्योंकि कंपनी ने जो है भारत में मिशनरियों के द्वारा धर्म के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी थी। भारत में इस नीति का विरोध करने में असफल रहने पर मिशनरियों तथा उनके समर्थकों ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड में आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। ध्यान दीजिए, जब भारत में मिशनरीज की नहीं चलती है तो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा इंग्लैंड में आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाता है। और आंदोलन करने वाले जितने भी व्यक्ति थे उन सभी व्यक्तियों में जो प्रमुख नाम आता है वो नाम आता है चार्ल्स ग्रांट का। तो ध्यान दीजिए, किसका नाम प्रमुख है? चार्ल्स ग्रांट का नाम प्रमुख रूप से आता है इसके विरोध में आंदोलन करने वाले व्यक्तियों में। अब जो चार्ल्स ग्रांट थे, चार्ल्स ग्रांट ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो शैक्षिक प्रयास किए थे उसके बारे में जल्दी से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास और एजुकेशनल एफर्ट्स ऑफ चार्ल्स ग्रांट। सन 1792 ईस्वी में चार्ल्स ग्रांट द्वारा भारतीयों को शैक्षिक व सामाजिक दुर्दशा पर एक पुस्तक लिखी जाती है। 1792 में चार्ल्स ग्रांट ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में भारतीयों की जो शैक्षिक दशा थी या सामाजिक जो दुर्दशा थी, उसने कहा कि शैक्षिक और सामाजिक दुर्दशा। तो शैक्षिक और सामाजिक दुर्दशा को ध्यान में रख करके चार्ल्स ग्रांट के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम है ऑब्जर्वेशन ऑन द स्टेटस ऑफ सोसाइटी एमोंग द एशियाटिक सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, अर्थात ग्रेट ब्रिटेन के एशियाई नागरिकों की सामाजिक स्थिति व अवलोकन। डियर स्टूडेंट्स, चार्ल्स ग्रांट ने अपनी इस पुस्तक में भारतीयों को अज्ञानी और अंधविश्वासी कहा। एक बार फिर से जो श्री राम पोर्ट्रियो के द्वारा अपनी पुस्तक में लिखा गया था, अपनी पुस्तक में कहा गया, तो उसी तरह की बात चार्ल्स ग्रांट ने भी लिखी। चार्ल्स ग्रांट ने अपनी पुस्तक में भारतीयों को अज्ञानी और अंधविश्वासी कहा। हिंदुओं तथा मुसलमानों की अज्ञानता का वर्णन करते हुए चार्ल्स ग्रांट ने इसे अज्ञानता के निवारण हेतु पंचसूत्री योजना भी प्रस्तुत की थी। अर्थात अपनी पुस्तक में उसने यह कहा कि जो भारतीय हैं वे अज्ञानी हैं, वे अंधविश्वासी हैं और उनकी अज्ञानता को, उनका जो अंधविश्वास है उसको दूर करने के लिए उसने एक पंचसूत्री योजना या प्लान भी बनाया। उसने जो प्लान दिया, जो पंचसूत्री योजना बनाई चार्ल्स ग्रांट ने, वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। चार्ल्स ग्रांट की पंचसूत्री योजना जो योजना थी, जो प्लान था, उसमें पहला प्लान था भारत में विद्यालयों की स्थापना करना, अर्थात मिशनरियों के द्वारा भारत में विद्यालय की स्थापना की जाए, अंग्रेजों के द्वारा भारत में अधिक से अधिक विद्यालयों की स्थापना की जाए और उन विद्यालयों में जो शिक्षा प्रदान की जाए उसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो क्या हो, अंग्रेजी माध्यम हो। तो अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाए और उन विद्यालयों में अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा दी जाए। तो ये तीसरा प्लान था, तीसरी योजना थी। द फोर्थ वन इज पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान का प्रसार किया जाए उन विद्यालयों के माध्यम से। एंड द लास्ट वन इज ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो इस तरह से चार्ल्स ग्रांट ने जो पंचसूत्री योजना सुझाई थी, उस पंचसूत्री योजना में भारत में विद्यालयों की स्थापना करना, द फर्स्ट वन। सेकेंड, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। द थर्ड वन इज अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा देना। द फोर्थ वन इज पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान का प्रचार प्रसार करना और पांचवा था ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो ये 5 योजना उसने सुझाई थी। जो पंचसूत्री योजना में चार्ल्स ग्रांट ने भारतीयों के लिए शिक्षा प्रसार की आवश्यकता का जोरदार ढंग से
प्रतिपादित किया, अर्थात भारतीयों के लिए शिक्षा प्रसार की आवश्यकता है, इसका जो है प्रतिपादन बड़े ही जोरदार ढंग से चार्ल्स ग्रांट ने किया, क्योंकि चार्ल्स ग्रांट ने कहा कि जो भारतीय हैं वे अज्ञानी हैं, वे अंधविश्वासी हैं, उनके अज्ञानता, उनके अंधविश्वासों को दूर करने के लिए भारत में अंग्रेजों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और कैसी शिक्षा, उसके लिए उसने पंचसूत्री योजना बताई। चार्ल्स ग्रांट का यह भी विचार था कि उसके द्वारा प्रस्तुत पंचसूत्री योजना की सफलता के लिए सरकारी संरक्षण की आवश्यकता है, अर्थात चार्ल्स ग्रांट के द्वारा जो पंचसूत्री योजना बताई गई, वह पंचसूत्री योजना तभी सफल हो सकती थी जब सरकारी संरक्षण शिक्षा को प्राप्त हो, या फिर सरकारी संरक्षण के अंतर्गत पंचसूत्री योजना को लागू किया जाए। तो चार्ल्स ग्रांट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रस्तुत की गई इस रूपरेखा को बाद में चलकर मान्यता दी जाती है। तात्कालीन तो चार्ल्स ग्रांट की इस पंचसूत्री योजना को मान्यता नहीं मिलती है, लेकिन बाद में मान्यता मिलती है। और यही कारण है कि चार्ल्स ग्रांट को प्रायः भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। यह प्रश्न जो अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किससे कहा जाता है, तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। चार्ल्स ग्रांट इज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स ग्रांट के विचारों से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रॉबर्ट विलफोर्स बहुत अधिक प्रभावित थे। तो रॉबर्ट विलफोर्स जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के एक मेंबर थे, एक सदस्य थे, वे चार्ल्स ग्रांट के विचारों से प्रभावित हुए। और जब सन 1793 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञापत्र के नवीनीकरण का प्रश्न हाउस ऑफ कॉमन्स में आया, तब जो है जो इसके मेंबर थे विल्बरफोर्स ने पर्याप्त संख्या में मिशनरियों को भारत भेजने से संबंधित धारा इस चार्टर में, इस आज्ञा पत्र में जोड़ने का प्रस्ताव रखा। अर्थात चूंकि जो विल्बरफोर्स थे वे जो है चार्ल्स ग्रांट की बातों से सहमत थे, उनकी जो योजना थी उससे प्रभावित थे, इसलिए जब जो आज्ञा पत्र जो 1793 में जो चार्टर या आज्ञा पत्र जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, जो कि हर 20 साल पर रिवाइज होता था, तो यह जब 1793 ईस्वी में उसका रिवीजन या उसका नवीनीकरण का प्रश्न हाउस ऑफ कॉमन्स में आता है, तो विल्बरफोर्स ने कहा कि पर्याप्त संख्या में मिशनरियों को भारत भेजने से संबंधित धारा इस आज्ञा पत्र में जोड़ा जाए। अर्थात 1793 के जो चार्टर है उसमें जो है पर्याप्त संख्या में मिशनरियों को भारत भेजने से संबंधित धारा जोड़ी जानी चाहिए, ऐसा विल्बरफोर्स का कहना था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो संचालक गण थे उनको श्रीरामपुर त्रिमूर्ति की घटना याद थी। श्रीरामपुर त्रिमूर्ति के कार्यों के फलस्वरूप भारतीयों में उत्पन्न होने वाले क्रोध को वे भूले नहीं थे तथा वे भारत में अपने नवनिर्मित राज्य को खोना नहीं चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेंबर्स थे, जो संचालक गण थे, उन्हें यह अनुमान था, उन्हें यह पता था कि श्रीरामपुर त्रिमूर्ति की घटना पर भारतीयों ने कितना विरोध किया था, कितना क्रोध किया था, और उस तरह से किसी भी उस प्रकार की किसी भी नई घटना को अंजाम नहीं देना चाहते थे, क्योंकि जो भारत उनका नवनिर्मित राज्य था उसको वे खोना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जो है ये विल्बरफोर्स की जो योजना थी, जो आज्ञा पत्र में जो धारा जोड़ने का जो प्रस्ताव था, उसको उन्होंने नहीं माना। डियर स्टूडेंट्स, इसलिए उन्होंने मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता का कसकर विरोध किया। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिशनरियों को भारत में जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार करने की जो स्वतंत्रता मांगी जा रही थी उसका उन्होंने विरोध किया, अर्थात उसकी अनुमति नहीं दी। कंपनी के संचालकों का समर्थन करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के एक अन्य सदस्य ने यह भी कहा कि हमने अपनी शिक्षा का प्रचार करके अमेरिका में अपने उपनिवेशों को खो दिया है, इसलिए हमें ऐसी भूल भारत में नहीं करनी चाहिए। हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स में से एक मेंबर ने यहाँ तक कहा कि हम अपनी शिक्षा, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के चक्कर में अमेरिका में अपने उपनिवेशों को खो दिया है, इसलिए ऐसी गलती, ऐसी भूल हमें भारत में नहीं करनी चाहिए जिससे कि हम भारत में भी अपने उपनिवेश को खो दें। इसलिए जो विल्बरफोर्स का प्रस्ताव है, इस विल्बरफोर्स के प्रस्ताव को पारित नहीं किया जा सकता। तो इन विरोधों ने विल्बरफोर्स के प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया। लेकिन भले से विल्बरफोर्स का जो प्रस्ताव था वो 1793 ईस्वी में पारित नहीं हुआ,
फिर भी विल्बरफोर्स और चार्ल्स ग्रांट इससे हतोत्साहित नहीं होते हैं। चार्ल्स ग्रांट जो है इस क्षेत्र में लगातार प्रयासरत रहते हैं, वे लगातार प्रयास करते हैं और बाद में जाकर के वे सफल होते हैं। वह निरंतर अपने शैक्षिक प्रयासों के लिए कार्य करता रहा चार्ल्स ग्रांट, और अंत में जब फिर से अगली बार रिवीजन होता है चार्टर का सन 1813 में, तो 1813 में कंपनी के आज्ञापत्र के नवीनीकरण का पुनः जब अवसर आता है, तब उसमें एक नवीन धारा जुड़वाने में चार्ल्स ग्रांट सफल हो गया। चार्ल्स ग्रांट नवीन धारा जोड़ने में 1813 में सफल हो जाते हैं, और जिसके फलस्वरूप भारत में ब्रिटिश मिशनरियों को बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से 1813 में जो चार्टर बनता है उसमें जो चार्ल्स ग्रांट हैं वो एक धारा जुड़वाने में सफल रहते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप जो है भारत में जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, जो ब्रिटिश मिशनरीज थे, बिना किसी रोक टोक उनका आने का, उनके धर्म या शिक्षा देने और धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी तरह से उनको स्वतंत्रता, पूरी तरह से उनको अधिकार प्राप्त हो जाता है। चलिए हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं कि कंपनी के क्या क्या शैक्षिक प्रयास रहे। तो कंपनी के शैक्षिक प्रयास 18वीं शताब्दी के अंत में कंपनी ने शिक्षा में धार्मिक तटस्थता की नीति को अपनाया। ध्यान दीजिए, 18वीं शताब्दी के अंत में कंपनी ने शिक्षा में धार्मिक तटस्थता की नीति को अपनाया, अर्थात धार्मिक रूप से तटस्थ है। जो हम लोगों ने श्री रामपुर की घटना को भी चर्चा की। कंपनी ने बहुसंख्यक हिंदू और मुसलमान वर्गों को संतुष्ट रखने तथा उच्च वर्गों के लोगों को अंग्रेजी शासन के प्रति वफादार बनाने के लिए कई स्थानों पर प्राच्य भाषाओं के कॉलेज खोले। ध्यान दीजिए, कंपनी ने हिंदू और मुसलमानों को रुष्ट नहीं करना चाहा, बहुसंख्यक हिंदू और मुसलमान वर्गों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया, उच्च वर्ग के लोगों को अंग्रेजी शासन के प्रति वफादार बनाने के लिए कई स्थानों पर अंग्रेजों ने प्राच्य भाषाओं के कॉलेज खोले। जो प्राच्य भाषाओं के विद्यालय या कॉलेज जो है, महाविद्यालय जो है कंपनी के द्वारा खोले जाते हैं, जिससे कि बहुसंख्यक हिंदू और मुसलमानों को संतुष्ट किया जा सके। और उसी की कड़ी में कलकत्ता मदरसा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना कंपनी के द्वारा की जाती है। सन 1781 ईस्वी में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। वॉरेन हेस्टिंग्स, जिनकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 1781 ईस्वी में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की जाती है। जो कलकत्ता मदरसा होता है, इसका उद्देश्य मुसलमानों के बच्चों को राज्य में उत्तरदायी और लाभदायक पदों के योग्य बनाना था, जो अभी तक हिंदुओं के एकाधिकार में था। तो ध्यान दीजिए, जो हिंदुओं के एकाधिकार में था, अर्थात जो बहुसंख्यक हिंदू थे उनके एकाधिकार में था, जो लाभदायक पदों को ग्रहण करना। तो मदरसा, जो कलकत्ता मदरसा खोला जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, कलकत्ता मदरसा का उद्देश्य होता है कि मुसलमानों के बच्चों को राज्य में उत्तरदायी और लाभदायक पदों पर बैठाया जाए, उसके पदों के योग्य बनाया जाए। कलकत्ता मदरसा की स्थापना की जो उद्देश्य है उसमें इस्लाम धर्म तथा मुस्लिम कानूनों की शिक्षा दे करके अंग्रेज न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम सलाहकार तैयार करना भी प्रमुख था। जो अंग्रेज न्यायाधीश थे, उन अंग्रेज न्यायाधीशों को मुस्लिम सलाहकार की नियुक्ति करने या मुस्लिम सलाहकार बनाने के लिए भी कलकत्ता मदरसा के एक उद्देश्य था। तो कलकत्ता मदरसे की स्थापना के उद्देश्य जो था वो था इस्लाम धर्म और मुस्लिम कानूनों की शिक्षा दे करके मुस्लिम युवकों को इस लायक बनाया जाए, मुस्लिम युवकों को जो अंग्रेज न्यायाधीश हैं उनके सलाहकार के रूप में तैयार किया। इसके इस उद्देश्य को लेकर के कलकत्ता मदरसा की स्थापना की जाती है। कलकत्ता मदरसा में अरबी की शिक्षा, फारसी की शिक्षा, इस्लाम धर्म और अन्य लौकिक विषय जैसे अंकगणित, रेखागणित, नक्षत्र विज्ञान, दर्शन, कानून, तर्कशास्त्र के साथ साथ अंग्रेजी भाषा व साहित्य की भी शिक्षा दी जाती थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो कलकत्ता मदरसा था उसमें अरबी, फारसी, इस्लाम धर्म की शिक्षा तो दी ही जाती थी, उसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा और साहित्य की भी शिक्षा दी जाती थी और अन्य लौकिक विषयों की भी शिक्षा भी कलकत्ता मदरसा में दी जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक कॉलेज है जिसका नाम है बनारस संस्कृत कॉलेज। तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना
जोनाथन डंकन के द्वारा की जाती है। कलकत्ता मदरसा की भांति ही 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। जोनाथन डंकन, जिसका पिक्चर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इनके द्वारा जो है बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 ईस्वी में की जाती है। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत की हिंदू जनता की सद्भावना प्राप्त करके कंपनी के कनिष्ठ पदों पर भारतीयों को नियुक्त कर उन्हें अपना सहयोगी बनाना। अर्थात जो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी उसका उद्देश्य रहा कि जो बहुसंख्यक जनता है भारत की, जो हिंदू जनता, उनकी सद्भावना प्राप्त की जा सके और साथ साथ कंपनी के कनिष्ठ पदों पर कर्मचारियों के रूप में भारतीयों की नियुक्ति करने के लिए उनको योग्य बनाया जा सके। तो भारतीयों को नियुक्त कर उन्हें अपना सहयोगी बनाने के उद्देश्य से और साथ साथ हिंदू जनता की सद्भावना प्राप्त करने के उद्देश्य से जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 ईस्वी में की जाती है। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य मनुस्मृति पर आधारित हिंदू कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के विशेषज्ञों को हिंदी सलाहकार तैयार करना भी था। अर्थात जो अंग्रेज न्यायाधीश थे उन अंग्रेज न्यायाधीशों के लिए हिंदू सलाहकार तैयार करने का कार्य भी बनारस संस्कृत कॉलेज का ही था। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना के एक उद्देश्य यह भी था कि मनुस्मृति पर आधारित जो हिंदू कानून है उसकी शिक्षा दी जाए और भारतीयों को उसकी शिक्षा दे करके भारतीयों को अंग्रेज न्यायाधीशों के विशेषज्ञ सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति की जा सके। बनारस संस्कृत कॉलेज में जो विषय पढ़ाए जाते थे उसके अंतर्गत संस्कृत की शिक्षा, हिंदी की शिक्षा, हिंदू धर्म व दर्शन, गणित, तर्क, नक्षत्र शास्त्र आदि विषयों के साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा व साहित्य की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। तो इस तरह से अंग्रेजी भाषा व साहित्य की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। हिंदी, हिंदू धर्म, संस्कृत व दर्शन, गणित, तर्क आदि विषयों की शिक्षा जो है बनारस संस्कृत कॉलेज में विद्यार्थियों को प्रदान की जाती थी। इसके उपरांत आता है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की जाती है। लॉर्ड वेलेस्ली का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, इनकी पिक्चर आपकी स्क्रीन पर है। 1800 ईस्वी में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में हिंदू, मुसलमान व प्रवासी अंग्रेजों के बच्चों के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया जाता है। हिंदू, मुसलमान व प्रवासी अंग्रेजों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य रहा वह अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं, इतिहास व हिंदू व मुस्लिम कानूनों की शिक्षा प्रदान करना था। अर्थात अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना, इतिहास व हिंदू व मुस्लिम कानूनों की शिक्षा प्रदान करना फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। फोर्ट विलियम कॉलेज का जो करिकुलम था, जो पाठ्यक्रम था, अपने आप में अत्यंत विस्तृत था। कॉलेज में कंपनी के 9 कर्मचारी अर्थात जो असैनिक अधिकारी होते थे उनको हिंदू तथा इस्लामी कानून, संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं व साहित्य के साथ ही साथ इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अंक गणित, तर्कशास्त्र, दर्शन आदि अनेक विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज का जो पाठ्यक्रम होता था, जो करिकुलम होता था, वह अपने आप में बड़ा ही विस्तृत होता था। फोर्ट विलियम कॉलेज का बंगाल साहित्य के विकास में भी सराहनीय योगदान रहा है। फोर्ट विलियम कॉलेज के द्वारा ही बंगाल के साहित्य का विकास किया जा सका। इस कॉलेज में डॉक्टर कैरे, कोलब्रकू और पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे विद्वान इसमें शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए और डॉक्टर गिलक्राइस्ट 1804 से लेकर के 1820 ईस्वी तक इस कॉलेज में प्रिंसिपल भी रहे। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं पूना संस्कृत कॉलेज की। सन 1821 में पूना के रेजिडेंट एल्फिंस्टन ने पेशवा के दक्षिणा कोष की सहायता से पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। तो पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एल्फिंस्टन के द्वारा पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है। आप सभी लोगों ने नाम इनका सुना होगा। एल्फिंस्टन
का पिक्चर भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 1821 में पूना के रेजिडेंट एल्फिंस्टन ने पेशवा के दक्षिणा कोष की सहायता से पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। एल्फिंस्टन का इस कॉलेज को खोलने का जो मुख्य उद्देश्य था वह था दक्षिण के ब्राह्मणों को संतुष्ट करना। तो दक्षिण के ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से दक्षिण में अर्थात पूना में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना एल्फिंस्टन के द्वारा की जाती है। इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में जो ब्रिटिश इंडिया या जो ब्रिटिश भारत था उसमें प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या क्या शैक्षिक प्रयास किए गए इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अर्थात ब्रिटिश काल में जो भारतीय शिक्षा प्रणाली थी या भारत के पूर्व स्वतंत्रता काल में जो भारतीय शिक्षा प्रणाली थी उसके अंतर्गत एजुकेशन इन अर्ली ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासक के प्रारंभिक वर्षों में क्या शिक्षा की व्यवस्था रही, ब्रिटिशर्स कैसे आए, कैसे धीरे धीरे से क्रिश्चियन मिशनरीज या ब्रिटिशर्स ने भारत में शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाया, कैसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जिसका उद्देश्य था भारत में व्यापार करना लेकिन धीरे धीरे वह भारत की शासिका बन गई, इसके बारे में हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस पीरियड में चर्चा किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप शेयर कर सकते हैं, हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो आपके बहुमूल्य सुझाव कमेंट्स के द्वारा हमको मिलेंगे उन सुझावों पर हम अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप अपने कोर्स रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्ले लिस्ट में जा करके सर्च कर पाएँ, आसानी से ढूंढ पाएँ, आसानी से देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है उसको प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पे दबाने पर कुछ विकल्प आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज़ आएंगे उसकी नोटिफिकेशंस, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हम सभी लोग मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि भारत के पूर्व स्वतंत्रता काल में शिक्षा की चरण में अगला वीडियो होगा जिसमें हम सभी लोग चार्टर एक्ट ऑफ 1813 या 1813 के आज्ञा पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।